जब आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बने, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो आपकी नज़र में एक एवरेज सर्विंग पर्सनल कितने घंटे की ड्यूटी करता है? तो आखिर सर्विस एंट्री वालों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? इट्स नॉट अबाउट कि दे आर लुकिंग फॉर कमीशन, दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा लड़ना पड़ता है, कमीशन के लिए ज़्यादा नहीं लड़ना पड़ता है। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी चाहिए लाइफ में, आपको चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी सोल्जर का ट्रेड वर्क अच्छा नहीं है और वो ये सोच रहा है कि जी मुझे कमीशन मिल जाएगी फौज में, मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, तो वो बड़ी गलत फहमी है उनके मन में। जो काम आपको मिला वो आपने किया नहीं, बड़े काम की तरफ आप देखने लग गए। बड़ा काम तभी दिया जाएगा जब छोटी जवाबदारियां आपने ठीक से उठाई। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो उन जवान भाइयों के लिए जो सर्विंग हैं और फौज में आगे अपने आप को अफसर के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा आपसे एक सिंसियर आग्रह रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये बड़ी हित की वीडियो है और आपस में अपने दोस्तों को, अपने बडीज़ को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। सर, एक सर्विंग पर्सनल जो OR रैंक का है, जब आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बने, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो आपकी नज़र में एक एवरेज सर्विंग पर्सनल कितने घंटे की ड्यूटी करता है? सर देखिए, फौज तो 24 घंटे की ड्यूटी मांगती है जी। एयरफोर्स में है 8 घंटे, लेकिन आर्मी में तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 8 घंटे का। हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी है, 24 आवर्स की ड्यूटी है। अच्छा, 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे। आपने और मैंने बहुत सारी वीडियो सीरीज बात कर ली, ACC की, PCSL की, SCO की, AMC-NT की, पर सर कितनी बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ CO साहब ने काम दे दिया, कोई गेट पे ड्यूटी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, एक जवान सर्विस एंट्री की तैयारी नहीं कर पाता। उसको सब पता है, वो मेरे और आपको वीडियो देख भी रहा है फ़ोन पे, लेकिन उसके बावजूद वो तैयारी नहीं कर पा रहा। वो ऑनलाइन 6 से 7 आपके साथ नहीं बैठ पा रहा, उसकी ड्यूटी ऐसी है। तो आखिर सर्विस एंट्री वालों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या तरीका है तैयारी करने का? मतलब वो शुरू कैसे करें, वो शुरू आखिर कैसे करें, कहाँ से? वाली बड़ी पहला, आप हमेशा बोलते हैं कि 1000 माइल्स की जर्नी स्टार्ट होती है पहले स्टेप से। हर जवान भाई को पता है कि सर्विस एंट्री है, ACC है, PCSL है, SCO है। आर्मी वाले HRDC कैंप्स में बार बार चिल्ला चिल्ला के एंट्रीज के बारे में बता रहे हैं जी। लेकिन इसके बावजूद सर आर्मी के यूनिट्स में एजुकेशन ऑफिसर हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पहला स्टेप वो सर्विस एंट्री वाला कैसे ले? हाँ, इनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि ये स्टार्ट कहाँ से करें अपनी जर्नी को। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सर देखिए, इसको 2 चीज़ें मैं पहले कहना चाहूँगा इनसे कि ये वो लोग हैं जो करियर नहीं ढूंढ रहे हैं अभी। इट्स नॉट अबाउट कि दे आर लुकिंग फॉर कमीशन, दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। करियर इनका बना हुआ है, ये पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये काम कर रहे हैं, पेंशनेबल जॉब है। क्या परेशानी है भाई? आपको अगर जो काम दिया है सरकार ने, आज से कुछ साल पहले तो आप वही काम चाहते थे जो आज आपको मिला हुआ है, तो वो करियर तो आपका बन गया। अब यहाँ से सिर्फ एक चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन। और जितने, चाहे वो ACC एंट्री हो, SCO हो, PCSL हो, AMC-NT हो, SEC एंट्री हो, कमीशन वर्दी हो, कोई भी सर्विस एंट्री जहाँ से भी आ रहे हैं, उनको सिर्फ अभी पहली चीज़ आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर लाइफ। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा लड़ना पड़ता है, कमीशन के लिए ज़्यादा नहीं लड़ना पड़ता है। आप देखिए कि ये कहा जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, तो भारत की खोज करना बहुत बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि वो तो जहाज़ लेके निकले थे। कोई ना कोई देश तो मिल जाएगा रास्ते में चलेंगे, जो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के लिए है कि अगर वो करियर बनाने के लिए है, कहीं ना कहीं करियर बना लेंगे।
लेकिन ज्यादा बड़ी तकलीफ क्या थी पता है इंडिया के साथ, कि 200 साल तक गुलाम रह करके आजाद होना, वो 200 साल का जो स्ट्रगल था ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल, उस आजादी को पाना, दैट वाज मोर चैलेंजिंग देन एनीथिंग एल्स जी। और वो क्योंकि अब उस देश को संभाल के रखना था। सिमिलरली वो देश तो तब भी भारत ही था, मगर अब उन्हें आजाद भारत चाहिए था। सिमिलरली इनके साथ भी वही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में तो है मगर अब वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब ये वो दिखना चाहिए कि दे कैन बी एड्रेस्ड एज एन ऑफिसर, ये चीज इनको समझ के चलनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी चाहिए लाइफ में, आपको चैलेंजेस को ज्यादा बेहतर ढंग से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक दूसरा, ये कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने अगर कमीशन के लिए अप्लाई कर दिया तो पूरी रेजमेंट इनको जो है स्पेयर कर दे, खाली छोड़ दे कि आप कमीशन लेने जा रहे हैं, आप पढ़ते रहो बैठ करके। ऐसा बहुत कम होता है। खास करके मैं कहूँगा इट डिपेंड्स ऑन अगेन कमांडिंग ऑफिसर, प्लस कमांडिंग ऑफिसर अकेले नहीं चाहते कि आप कमीशन ना लो, कमांडिंग ऑफिसर चाहते हैं कि आप कमीशन लो, मगर उनको पूरी रेजिमेंट चलानी है, तो उनकी कुछ लिमिट्स हैं। वो फौज का काम पहले होना जरूरी है। पहला सुझाव तो मैं जो इनको दूंगा कि भाई आप अपने काम से ना भागें। जो भी आप, जैसे यू आर रिक्रूटेड एज अ पर्सन ओवर देयर अदर रैंक्स में, तो आप अपनी ट्रेड नॉलेज अच्छी रखें, पहले अपना जो काम है उसको सही ढंग से करें। सही बात है सर। क्या सर्विस एंट्री में ट्रेड के भी क्वेश्चंस आते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर किसी भी सोल्जर का ट्रेड वर्क अच्छा नहीं है और वो ये सोच रहा है कि जी मुझे कमीशन मिल जाएगी फौज में, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, तो वो बड़ी गलत फहमी है उनके मन में, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लस जिसका ट्रेड वर्क अच्छा नहीं है और वो कमीशन के लिए आ रहा है, तो पहला इंप्रेशन क्या देता है कि ये अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड है ना। जो काम आपको मिला वो आपने किया नहीं, बड़े काम की तरफ आप देखने लग गए। बड़ा काम तभी दिया जाएगा जब छोटी जवाबदारियां आपने ठीक से उठाई होंगी। तो ट्रेड नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने काम को सीखिए, खुद वॉलंटियर होकर के काम लेना सीखिए। बहुत ज़्यादा क्या होता है, देखिए मैं फिर आते हैं OLQs के ऊपर। इनको क्या लग रहा है कि सिर्फ TAT, WAT या कहीं पर GTO का टास्क समझ लेना, ग्रुप प्लानिंग समझ लेना, इतने सारे टेस्टिंग के पीछे जो पर्पस है वो क्या है, टू फाइंड आउट OLQs। और वो क्वालिटीज तब बनेंगी जब आप कमीशन के नाम पर अपने कोर काम से भागते रहे, तो आपका इनिशिएटिव तो वैसे ही छूट गया। आप इनिशिएटिव ले नहीं सकते हैं। आपको बढ़ करके काम लेना चाहिए। पहले काम सीखो, फिर काम लेना सीखो, है ना, कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। जो व्यक्ति अपनी बटालियन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है, वो फौज में ऑफिसर कैसे बन जाएगा। दे मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल मेजर एंड माइनर इवेंट्स ऑफ देयर रेजिमेंट वेरी एक्टिवली। ओके, ये सेकंड रिकमेंडेशन है। ठीक। तीसरी चीज, जो आपको टाइम मिलता नहीं है दुनिया में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को 24 घंटे मिलते हैं, है ना। और अब ज्योग्राफी में जाएंगे तो 5-6 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट वो ठीक है, लीप ईयर पे चले जाएंगे ये लोग, नहीं तो बट 24 घंटे मिल रहा है एवरेज आपको। अब ये चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको वही 24 घंटे मिल रहे हैं। अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी रखना सीखो। ऐसा नहीं है फौज में हमने कहा 24 घंटे का काम है, इसका मतलब 24 घंटे आप काम करते हैं। ये हर सर्विंग कैंडिडेट को पता है कि फौज चल ही नहीं पाएगी अगर आप 24 घंटे काम करने लग जाएंगे। 24 घंटे काम का मतलब है कि आपको कभी भी काम के लिए बुलाया जा सकता है, आप ऑफ लेकर के नहीं बैठे हैं, है ना। जैसे एक बाहर का जो कल्चर है, सिविल कल्चर की 10 से 5, अब 5 बजे के बाद आपको कोई नहीं बुला रहा है, आपका ऑफिस आवर्स खत्म हो गया। बट ये ऑफिस आवर्स वाला चक्कर फौज में नहीं है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ टाइम बीच में मिल रहा है इनको, वो टाइम आप कैसे गुजारते हैं,
आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है, आपको 2 घंटा टाइम मिल रहा है, आप उसमें काम करिए। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो सर बहुत सारे ऐसे लड़के, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूं, जो ऐसे कोर में है जहां स्पेयर नहीं हो सकता कोई इंसान। जैसे ईएमई है, सिग्नल्स है, वहां पर स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड होती है। एएमसी है, अब एएमसी वालों को मैं इसलिए एडमायर करता हूं क्योंकि वहां पर हर एक व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी है ना। जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो लेबोरेटरी में है, जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में है, कहीं भी है, उसकी अपनी एक जॉब की जवाबदारी है। वो उसके बाद भी टाइम निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है भाई? वो जो लोग मान लीजिए कहीं नहीं हो पाते हैं, वो ड्यूटी लगवा करके काम कर रहे हैं। कि आप अपनी ड्यूटी लगवाते हैं वॉलंटियरली, बीएचएम के पास जाकर के, सीएचएम के पास जाकर के, सर मेरी सेकंड ड्यूटी लगा दो, मेरी थर्ड ड्यूटी लगा दो। थर्ड ड्यूटी 10 से 12 वो ड्यूटी दे रहा है, तो ड्यूटी में वो खड़े खड़े पढ़ भी रहा है, पढ़ते हुए नींद भी नहीं आ रही है, टहलते हुए कर रहा है काम, अटेंटिव भी है। अब ये नहीं कि पढ़ने के चक्कर में ड्यूटी मिस हो जाए। कुछ ड्यूटी ऐसी हैं जहां पर आप नहीं कर सकते हैं ये काम, भाई ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। रोज रोज ऐसी ड्यूटी भी नहीं लगेगी आपकी। आप हफ्ते में एक बार क्वार्टर गार्ड खड़े हुए हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन जब आपकी ड्यूटी आएगी तो बार बार क्वार्टर गार्ड नहीं आ रही है। कभी आप गेट पर खड़े हैं, कभी आप कहीं और ड्यूटी पर खड़े हैं, कहीं भी आप एमटी में ड्यूटी पर खड़े हैं। तो जहां आपकी ड्यूटी लग रही है वहां पर तो आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सर कोई भी ड्यूटी ऑफिसर अगर किसी सोल्जर को पढ़ते हुए देखेगा, टहल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने के नाम पे सो गया तो पनिशमेंट मिलती है, बट वो अगर टहल रहा है, पढ़ रहा है अच्छे ढंग से, तो कोई ड्यूटी ऑफिसर पनिशमेंट नहीं देता है। कहता ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर भी देखते रहना, बट वो डांटेगा नहीं। उसको खुशी होती है कि एक सोल्जर पढ़ रहा है यार मेरा खड़े होकर के यहाँ पर, तो उसको क्या तकलीफ हो सकती है। और आप अपने लोगों के बीच में इंप्रेशन बहुत अच्छा बना लेते हैं। आप जिस दिन काम से भागने लग जाते हैं, उस दिन आपके जो साथ वाले होते हैं वो आपको कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। आप वॉलेंटियरली काम लीजिए, सर मैं ये काम कर देता हूं, वो कहेगा, 1-2 बार आपको काम देके देखेगा, उसके बाद फिर एक आती है चीज की, हाँ ठीक है, ये काम लेने के बाद भी पढ़ता है, अपने स्पेयर टाइम में पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको ऐसी ड्यूटी दे दे जहां टाइम आपको ज्यादा मिले। एक लड़का जो अपना ट्रेड वर्क जान रहा है, काम को पूरे इच्छा के साथ सीखता है और अपने स्पेयर टाइम में पढ़ रहा है। सर कोई भी बीएचएम होगा, अगर वो 2 बार 3 बार देखेगा कि यार ये लड़का ड्यूटी पे पढ़ता है खड़े खड़े, और बाकी काम इसको कहीं भेज दो, कहीं वर्किंग भेज दो, कहीं कुछ कर दो, ये मना नहीं करता, ये वॉलंटियरली काम को ले रहा है ना। एक तो मांगता है और प्लस इसको कहीं भेज दो, ये मना नहीं करता है, ये ओबीडियंट भी है, इनिशिएटिव भी लेता है ये। अब थोड़े दिन बाद ये खुद देखेंगे, वही बीएचएम कहेगा ओके ठीक है, इसको ऑफिस में अटैच कर दो, ऑफिस रनर बन गया, ठीक है, कहीं ऑर्डरली बन जाएगा, कहीं कुछ हो जाए, कहीं अम्युनिशन डैम पे भेज दिया, कहीं ऐसी जगह भेज देंगे जहां पर आपको टाइम ज्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए। वो हुआ कब? जब आपने पहला इंप्रेशन ठीक रखा, है ना। तो ये इनको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। काम से भागना नहीं है, आप काम को लीजिए, अपने खाली समय में पढ़िए। खाली समय में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, वो सबको दिखाई देता है, आप अकेले फौज में काम नहीं कर रहे हैं। एक रेजिमेंट, अगर इन्फेंट्री बटालियन की बात करेंगे तो लगभग 700 सोल्जर्स हैं वहां पर। 700 लोगों के बीच में अगर आप पढ़ रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, तो ये सबको दिख रहा है, आपके ऑफिसर्स को भी दिख रहा है, आपके जेसीओस को भी दिख रहा है, आपके बीएचएम को, आपके एनसीओस को, सबको दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है यार लगन है इसके अंदर। तो सब कोऑपरेट करेंगे धीरे धीरे। आप वही कामचोरी करना शुरू कर देंगे तो सारे के सारे नाराज होने शुरू कर देंगे कि ये बड़ा कामचोर है, ये पढ़ाई करने के चक्कर में, पढ़ाई बचाओ, कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ाई जो है बचाव के लिए, कि ड्यूटी ना लगे इसलिए पढ़ने का बहाना कर लिया जाए। वो बहाने वाली पढ़ाई नहीं करना कभी भी, और ये आपके व्यक्तित्व में बहुत आगे आएगा। ये आपके जो पर्सनैलिटी जो एसएसबी में चेक की जाएगी, ये सोचते हैं कि नॉलेज, एसएसबी इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, है ना। नॉलेज एसीसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वहां पर देख ली गई नॉलेज, आप कोई रट्टाफिकेशन वोंट हो, है ना। पीसीएसएल, आपको अगर नॉलेज है काम की, आप एक अच्छे सोल्जर हैं, आप एक अच्छे जेसीओ हैं, तभी आपके सीओ साहब आपको रिकमेंड करके भेजते हैं। बिना नॉलेज के आपको कोई रिकमेंड करके एसएसबी में भेज नहीं रहा है। तो नॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ फिट यू विल बी एज एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस।
आप पूरी जिंदगी भर काम से भागते रहेंगे और एक दिन कहेंगे कि नहीं जी मैं ऑफिसर बन करके काम ले लूंगा आगे आकर के, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा और वो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। दूसरा, ये तैयारी के नाम पर जो बेसिक काम होता है वो नहीं करते हैं। क्या है, एसएसबी की तैयारी जब भी एक सोल्जर को शुरू करनी चाहिए तो पहली चीज आती है सर उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, ये दूसरों को देख करके फॉर्म भर देते हैं, फलाने भरा है मैं भी भर दूं। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको जरूरत का एहसास होगा कि मैं क्यों वाकई कमीशन ऑफिसर बनना चाहता हूं, और अगर बनना चाहता हूं तो फिर मेरे अंदर अभी कमियां कितनी हैं और उस कमी को मैं पूरा कैसे करूंगा, अभी मेरे पास टाइम कितना है। अगर SCO 55 का कैंडिडेट आज सोच रहा है, उसकी SSB आएगी अगले साल अगस्त सितंबर में, एक साल अगर वो सिर्फ ये सोच करके बैठा रहे कि जी SSB आएगी तब देख लेंगे, कहीं कोचिंग कर लेंगे, इस एक साल में आपने क्या किया? आप अपनी भाषा सुधार सकते थे, अपनी राइटिंग स्किल्स ठीक कर सकते थे, पढ़ने की आदत डालिए। ये लोग पढ़ने का शौक नहीं रखते हैं, जाइए महीने में आप कम से कम अपनी पूरी, अब तो सैलरी बहुत अच्छी है, आप अपनी सैलरी का 0.5% भी अगर आप अपनी किताबों पे खर्च करते हैं, करने की आदत डालनी चाहिए। जाएं मैगजीन खरीदें, खुद से पढ़िए, अपडेटेड रहिए, क्या चल रहा है देश दुनिया में, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप को क्लियर रहें, आप उस तरीके से बात करें कहीं बैठे तो विजन क्लियर हो, लॉजिकल बात कर पाएंगे लोग, तो पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, SSB पढ़ना नहीं है, पढ़ना दूसरी चीजें है, पढ़ना है जनरल अवेयरनेस सीखिए, कोई अच्छी किताब खरीदिए, कोई मोटिवेशनल बुक खरीदिए जा करके। और जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं, SCO PCSL AMCNT में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो मैरिड होते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति अगर एक किताब पढ़ने लग जाए, है ना, तो सबसे पहली चीज मैं सुधा मूर्ति मैडम को सुन रहा था। सुधा मूर्ति मैम नारायण मूर्ति साहब की वाइफ और बहुत अच्छी मोटिवेटर है। तो उनको मैं एक बार सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर घर में बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बच्चे को मत डांटिए, पहले उसके पीछे के कारण को समझिए। क्या माँ पढ़ रही है? अगर माँ पढ़ेगी घर में, कोई भी किताब लेकर के अगर माँ पढ़ रही है शाम को या पूरे दिन में थोड़ी देर भी, कि पढ़ाई तो खत्म हो गई माँ की, मगर कोई भी किताब पढ़िए, आप कोई नॉवेल पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए, तो ये अपने आप बच्चे के अंदर डेवलप होता जाता है। सिमिलरली अगर ये पढ़ेंगे, अगर आप 0.5% अपना किताबों में खर्च करते हैं, सिलेबस की किताबों के बाहर, तो फिर आपके बच्चों में वही चीज आगे ट्रांसफर होती है, तो एक जनरेशन बदलना शुरू होती है वहां से। रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी जी, काम का बोझ नहीं होगा आपके दिमाग पर जी। और SSB की गाइड मत खरीदना कभी। ये लोग क्या करते हैं, बाजार में बहुत सारी गाइड्स आती है, बहुत सारे लोग इनको प्रलोभित कर देते हैं कि जी स्टडी मटेरियल। SSB का कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है। SSB इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको पढ़ करके आप रट्टा मार करके और पास हो जाएंगे। ये फिजिक्स मैथ्स का पेपर नहीं है कि आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम ठीक से पढ़ लिया, आपने ओम्स लॉ ठीक से पढ़ लिया, आपने बर्नौलीज थ्योरम ठीक से पढ़ लिया, जा करके लिख दिया और वो पास हो गए। वो टाइम चला गया। पढ़ना है जो ये कार्डर करते हैं, जा करके वहाँ पढ़िए, जा करके वहाँ प्रमोशन रखा हुआ है, वहाँ प्रेसीज मिलती हैं आपको, पढ़िए बैठ करके, आपको काम आएगा आपके। मगर SSB कोई विषय नहीं है, ये लोग उसको भी सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बाजार में बिकने वाली 100, 150, 200, 500 रुपए की किताब खरीद करके इनको लगता है कि अब SSB हो गई। जिसने वो किताब लिखी है, भाई आप 500 रुपए की एक किताब खरीद के ले आए SSB, किसी ने स्टडी मटेरियल दे दिया आपको। जिसने आपको वो स्टडी मटेरियल दिया है, जिसने वो किताब लिखी है, वो आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता भी नहीं है, नहीं जानते, है ना। एक ये जनरल लिखी हुई किताब, ये गाइड है, आप इसको सॉल्यूशन ना ढूंढ लें। उन्होंने ये बताया उसके अंदर कि SSB होती क्या है ना, और आप उसी को पढ़ करके वही चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। ना लिखने वाला पढ़ने वाले को जानता था, ना पढ़ने वाला लिखने वाले से कभी मिला होगा।
और ये सोचते हैं कि एसएसबी की तैयारी हो रही है, तो समस्या यहां भी फंस जाती है। एसएसबी इज नॉट अबाउट दैट। सर्विंग सोल्जर्स को बहुत अच्छे से दिमाग में ये रखना चाहिए कि आप कोई गाइड खरीदने से अच्छा है अपने किसी यंग ऑफिसर्स के पास, हर बटालियन में होते हैं, हर रेजिमेंट में होते हैं, आप अपने किसी यंग ऑफिसर के पास चले जाइए। कई न्यूली कमीशन लेफ्टिनेंट साहब आए हैं, आप उनके पास जाइए, अपने बैटरी कमांडर, अपने कंपनी कमांडर के पास जाइए, उनसे कुछ बातें करिए, उनसे पूछिए कि सर मैं ये लाइफ में चाहता हूँ करना, इसको कैसे सुधार करूँ। वो उस किताब से बेहतर गाइड करेंगे, है ना। और फिर जब भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मत मांगिए कि जी आप स्टडी मटेरियल क्या दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल जो देता है वो पढ़ाने में कमजोर, वो लिखित तरीका इसीलिए होता है कि आपके पास बोलने के लिए कम है तो लिख करके पकड़ा दो, मटेरियल तो चला जाए कहीं ना कहीं। ये हमने पूरा एसएसबी जो है ये 500 पन्ने के अंदर बंद है, ये 500 पन्ने खत्म कर लो और आप एसएसबी में जाकर के ऑफिसर बन जाओगे। ये दिमाग की बात है, आपके व्यक्तित्व की बात है। वो किताब वहीं बंद रह जाती है, रजिस्टर्स, नोट्स, सब कुछ लिखते जा रहे हैं। कुछ लोग तो रजिस्टर्स को गिनते हुए एसएसबी की तैयारी करते हुए देखा है मैंने। 5 रजिस्टर भर गए, 2 रजिस्टर भर गए, उनको लगता है तैयारी बहुत चल रही है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कितना तैयार हैं काम करने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड के कोई भी एक्ट में आपका लिखित नोट आपके काम नहीं आता है। आप इसको देखिए, जो लोग कॉन्फ्रेंस तक जाते हैं सर, WAT आप खूब रट्टा मारो। लोग कहते हैं 500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 700 वर्ड्स मैंने इस किताब में लिख करके दे दिए। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया, मगर जब आप WAT में बैठेंगे, शुरू के 10, 15, 20 वर्ड तक तो आपका दिमाग चलता है कि क्या लिखा था, क्या प्रैक्टिस में थी, लेकिन उसके बाद फिर आपका दिमाग जो पढ़ लिखा था आपने, जो रिवाइज करके आए थे, वो कुछ याद नहीं रह जाता है। फिर आपका ओरिजिनल जो चीज़ है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट, कि आपका इंटरनल व्यक्तित्व नज़र आए, जो टाइम प्रेशर है उसी में पता चल जाएगा सब कुछ। तो ये इनको समझना चाहिए, अपने विज़न को ठीक रखें, अपनी सोच, क्रिएटिव सोच, कंस्ट्रक्टिव सोच में जीने वाले इंसान बनिए, है ना। आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगल बगल वाले सोल्जर से आपको प्रॉब्लम हो रही है, अरे वो ड्यूटी पर चला जाता तो मेरे को तैयारी के लिए टाइम मिल जाता थोड़ा सा, वो तो ऐसा चाहते नहीं है। अब आपने 2 घंटे नेगेटिव तरीके से जिया है, उसके बाद आप सोचते हो कि आप जा करके TAT में पॉजिटिव चीज़ें लिख दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है, आपका व्यक्तित्व पीछे क्या बना वो भी देख लीजिए, ये है वो। तो अगर ये ऐसे शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करिएगा। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं, सर्विंग सोल्जर्स को लगता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको लगता है यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी हमारी। ये जायज़ बात है, सबकी डिज़ायर्स होती हैं, मगर उसके साथ साथ आपको काम भी करना होता है उस तरीके का। और छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करिए, अपने व्यक्तित्व पे जितना काम कर लोगे, जितना आप खुश होकर के काम करना शुरू कर दोगे, उतना ही आपका बिहेवियर ठीक होगा, उतनी आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा सुटेबल होगी। ये है। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के कि आखिर पहला स्टेप सर्विस एंट्री का सोच तो लिया, लेकिन अब तैयारी कैसे करें आज आपने बताया। और बड़ा नेचुरल, मैं इतनी देर आपकी बातें ही सोच रहा था कि कितनी नेचुरली आपने हेल्प की है हमारे जवान भाइयों को, और हेल्प करना बनता भी है सर, बिल्कुल बनता है। चाहे जो एंट्री हो, ACC हो, PCSL हो, SC हो, AMC-NT हो, CWS हो, कुछ एयरमैन FCAT देते हैं, हर एंट्री के लिए, हर सर्विस एंट्री के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी शाम का स्पेशल ऑनलाइन बैच लाया है, जिसमें हम 6 महीने तक आपको मेंबरशिप देते हैं। और ना ही 6 महीने तक तो ऑनलाइन मेंबरशिप देते हैं, और बाकी 6 महीने आप कभी भी इस ऑनलाइन से ऑफलाइन प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं, और ये फीस भी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा कमिटमेंट है आपके प्रति। तो अगर फौज में अफसर बनने का जुनून है तो पहला स्टेप उठाइए और तैयारी स्टार्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को
ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।